दिखाएंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पटना दौरा टल गया है। कांग्रेस की ओर से हवाला दिया गया कि बांकीपुर बाई इलेक्शन के चलते आदर्श आचार संहिता लगाया गया है, इस वजह से दौरा रद्द किया गया। तो बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि नीट जैसी परीक्षाओं में प्रभावित होने वाले करीब 10,000 छात्रों का डेटाबेस कांग्रेस तैयार ही नहीं कर सकी, इसलिए राहुल गांधी को अपना दौरा रद्द करना पड़ा है। वैसे बांकीपुर सीट से प्रत्याशी उतारने का संकेत देने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान न करने और अब राहुल गांधी की पटना यात्रा कैंसिल होने पर सियासत गर्म है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की एकमात्र सीट बांकीपुर पर उपचुनाव होने जा रहा है, पर उससे पहले ही बिहार की सियासत गर्माती जा रही है। 15 जुलाई को राहुल गांधी का प्रस्तावित पटना दौरा रद्द कर दिया गया है। ऐसे में पटना में कांग्रेस की ओर से छात्र सम्मेलन का आयोजन भी नहीं होगा। कांग्रेस का कहना है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की प्रक्रिया और आचार संहिता लागू होने के चलते इस तरह का राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करना उचित नहीं होगा। पटना में चुनाव की घोषणा हो गई और यहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, लिहाजा प्रशासनिक व्यवस्था के मद्देनजर सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए राहुल जी ने अपना कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। आगे जैसे ही कार्यक्रम की घोषणा होगी वैसे ही जो है वो सबको सूचना दी जाएगी। राजनीतिक गलियारों में कार्यक्रम रद्द करने को लेकर अलग अलग चर्चाएं भी तेज हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि छात्र सम्मेलन की तैयारी को लेकर पार्टी संगठन तय लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। चर्चा है कि प्रदेश संगठन को करीब 10,000 ऐसे छात्रों का डेटा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी जो नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों से प्रभावित हो रहे थे। बताया जा रहा है कि इन छात्रों के नाम और संपर्क विवरण जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन तय समय तक ये तैयारी पूरी नहीं हो सकी और राहुल गांधी की यात्रा रद्द करनी पड़ी। दरअसल यात्रा कैंसिल होने का कारण यह है कि उन्होंने प्रदेश कांग्रेस की इकाई से कहा था कि 10,000 युवाओं का नाम, फोन नंबर, डाटाबेस बना के देने के लिए, और कांग्रेस बिहार में इतनी कमजोर हो चुकी है कि 10,000 युवाओं का डाटाबेस भी बना नहीं चुकी। मजबूरन राहुल गांधी को अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। बांकीपुर सीट से कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी लगातार 2 दिन तक मीडिया में ये बयान देते रहे कि आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, ऐसे में कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। लेकिन आज तक कैंडिडेट का ऐलान हुआ नहीं और अब राहुल गांधी की यात्रा रद्द होने के बाद सत्ता पक्ष को कांग्रेस को घेरने का बड़ा मौका भी मिल गया। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मोतिहारी के भोपतपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली नोट के बड़े गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से करोड़ों की फेक करेंसी के साथ ही 13 लाख कैश और सोने के 38 बिस्किट जब्त किए गए हैं। खास बात यह है, ये गिरोह नोट डबलिंग और फर्जी नोट वाले गिरोह को अपना शिकार बनाता था। पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। ये रिपोर्ट देखिए। अधिक लालच पड़ेगा महंगा, जाली नोट के सौदागरों से बच के नोट डबल करने का देते थे लालच, पुलिस की वर्दी में करते थे छिनतई, चोर को भी गिरोह बनाता था मोर। टेबल पर पड़ी नोटों की गड्डियां, करोड़ों कैश और सोने के बिस्किट। आप धोखा मत खाइएगा, ये न तो किसी करोड़पति का घर है और ना ही बैंक का वॉल्ट। ये नजारा है मोतिहारी के भोपतपुर का, जहां पुलिस ने जाली नोट के बड़े गिरोह पर बड़ी दबिश दी। पुलिस ने जाली नोट के बड़े सौदागर पर शिकंजा कसती हुई सरगना, सुलेमान अंसारी और इम्तियाज के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से करोड़ों के जाली नोट के साथ 13 लाख भारतीय करेंसी भी जब्त की गई है। इनके निशानदेही पर 2 जगहों पर रेड किया गया, जिसमें भारतीय रुपया असली 13,20,000 रुपया असली नोट बरामद हुआ। भारतीय नकली नोट 1 करोड़ 1 लाख रुपया एक जगह से, और फिर भारतीय चिल्ड्रन बैंक नोट एक जगह से 25 लाख, कुल 1 करोड़ 26 लाख रुपया नकली नोट बरामद हुआ। इसके साथ ही 38 सोने के बिस्किट, हथियार, कारतूस और गाड़ी के साथ पुलिस की वर्दी की बरामदगी भी की गई।
अब जरा इस गिरोह के काम करने के तरीके को भी समझिए। ये गिरोह नोट डबलिंग और जाली नोट के कारोबार में शामिल लोगों को निशाना बनाते थे। उन्हें जाली नोट देते और फिर जबरन या फिर पुलिस की वर्दी पहनकर पैसे छीन लेते थे। ये लोग 2-3 काम करते हैं। पहला काम करते हैं कि या तो ऊपर ओरिजिनल नोट और नीचे जाली नोट देकर और पुलिस के भेष में किसी को खड़ा करके बोल देते हैं कि भागो जल्दी पुलिस आने वाली है। दूसरा, यदि राशि ज़्यादा हो, 10 लाख रुपया हो या 5 लाख रुपया हो, तो ये लोग सौदा जाकर उन लोगों को छीन लेते हैं। और तीसरा होता है कि इसी टाइप के या कहीं ज़्यादा 30 लाख 40 लाख होता है तो ये लोग एक गैंग बनाकर पुलिस के भेष में जाकर उसको लूट लेते हैं। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि भूपतपुर इलाके में फेक करेंसी का बड़ा कारोबार चल रहा है। इस गिरोह की ओर से दूसरे देशों से नकली नोट की खेप मंगाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एसटीपीओ के नेतृत्व में 5 थाने की पुलिस ने रात भर छापेमारी की, जिसमें ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई। अब पुलिस पूरे गिरोह के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। न्यूज़ 18 आपसे भी अपील करता है कि कम समय में ज्यादा मुनाफा या फिर नोट डबल करने वाले गिरोह से बच के रहिए। इनके झांसे में न आइए, तभी आपके साथ आपकी गाढ़ी कमाई भी सुरक्षित रह पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको लखीसराय से बताते हैं, जहां नीट परीक्षा धांधली मामले में ईओयू ने कार्रवाई तेज कर दी है। ईओयू की टीम लखीसराय पहुंची है और इस मामले में मंडल कारा लखीसराय में बंद सॉल्वर गैंग के सदस्य, सहयोगी और बायोमेट्रिक कर्मी को रिमांड पर लेने की तैयारी में जुटी है। ईओयू अभी 30 आरोपी को सदर अस्पताल में मेडिकल चेकअप करवाकर आगे रिमांड पर लेगी। बताते चले कि बीते 21 जून को नीट री एग्जाम के दौरान लखीसराय पुलिस ने केंद्रीय विद्यालय से परीक्षा केंद्र से 7, केआरके उच्च विद्यालय से 1 और हसनपुर से 1 डमी परीक्षार्थी, 2 सहयोगी और 18 बायोमेट्रिक कर्मी को गिरफ्तार किया था। उसको रिमांड पे लेने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया है। सब फिजिकली फिट था, ठीक। रिमांड पे लेने के लिए उसको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया हम लोग। कितने लोग थे सर? 14 लोग। रीनीट यूजी 2026 की परीक्षा में हुई कथित सेटिंग और सॉल्वर गैंग के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। भारी बारिश के बीच मंगलवार को ईओयू की टीम नालंदा में पावापुरी स्थित भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान में जांच करने पहुंची। टीम ने संदिग्ध एमबीबीएस छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड और बायोमेट्रिक डेटा का गहन सत्यापन भी किया। जांच का मुख्य केंद्र 2022 बैच के एमबीबीएस छात्र रविशंकर उर्फ सम्राट की भूमिका रही, जो इस सिंडिकेट का अहम कड़ी माना जा रहा है। अब ईओयू इस पूरे नेटवर्क में शामिल बाकी सहयोगियों की पहचान कर रही है। फिलहाल मुख्य सरगना रविशंकर और टेंडर लेने वाले प्रमोद यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। ईओयू का मानना है कि आने वाले दिनों में इस हाई प्रोफाइल स्कैम में और भी बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। भोजपुर के बिलौटी गांव में कथित एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी मामले की न्यायिक जांच में आयोग ने काम शुरू कर दिया है। जांच आयोग के अध्यक्ष जस्टिस विनोद कुमार सिंह आरा पहुंचे। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में बने भवन में न्यायिक जांच आयोग के कार्यालय में काम करना शुरू भी कर दिया है। जांच आयोग को मामले की जांच को लेकर 6 महीने का समय दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष ने तमाम बिंदुओं पर जल्द से जल्द जांच कर रिपोर्ट देने की बात कही। उन्होंने बताया कि इस कांड से जुड़े हुए सभी लोगों को यहां बुलाया जाएगा और इस मामले को जल्द से जल्द जांच कर रिपोर्ट दी जाएगी। होने वाला है, इस पर क्वेश्चन पूछिए। हमसे क्या करवा सकते हैं वो क्वेश्चन पूछिए, समझे ना। ये अब क्या बहुत सारा चीज होता है एंटिसिपेटेड, ये होगा तो क्या वो होगा, उसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। हमारे से क्या हो सकता है हम करेंगे। हमारा है कि न्यायिक जांच आयोग इसलिए बैठा है कि किस कारण घटना हुई और कौन रिस्पॉन्सिबल, ये तो मेन तो यही दोनों है।
मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको आपके सामने करूँ। परिवार कोर्ट में पहुंचा था, बयान वगैरह हुआ है कुछ? हाँ, परिवार आज कोर्ट में भी गया था, कुछ बयान हुआ है? हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन परिवार हमारे कोर्ट में भी आएंगे, वहाँ भी बयान होगा। ठीक। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस के कथित इनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के मामले को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। देखिए, यही न्यायिक जांच आयोग का जो कार्यालय है और वो यहाँ से आज से काम करना विधिवत रूप से शुरू कर दिया है और इस मामले के न्यायिक जांच के जो अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा, वो यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने विधिवत रूप से आज से उस मामले की जो जांच है वो शुरू कर दी है और तमाम जो उनके साथ अधिकारी हैं, पटना के प्रमंडलीय आयुक्त के साथ साथ भोजपुर के जिला पदाधिकारी, शाहाबाद रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक समेत तमाम जो पदाधिकारी हो वो यहाँ मौजूद थे और यहीं पर देखिए कार्यालय खोला गया है और यहीं से अब तमाम जो जांच है वो अब शुरू की जाएगी और विधिवत रूप से आज इस ऑफिस का उद्घाटन भी कर दिया गया है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले यहाँ से जो न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा हैं वो रवाना हुए हैं और उन्होंने यहाँ बातचीत करके बताया कि इस मामले की जांच को लेकर के उन्होंने आज से इसकी शुरुआत कर दी है और अब तमाम लोगों को जो इस मामले के जो लोग हैं उनको यहाँ बुलाया जाएगा, उनकी बातों को सुना जाएगा और जो न्यायिक जांच की प्रक्रिया है अब वो आगे चलेगी। तो अब इस खबर को लेकर के जो है भरत तिवारी प्रकरण में सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है, जहाँ की न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष का विधिवत रूप से कार्यालय भोजपुर जिले के मुख्यालय आरा शहर में खुल गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के द्वारा दिए गए समय सीमा के अंतर्गत ये जांच कब तक हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और इसी बीच रुक कर रहते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। टेंडर घोटाला मामले में सुनवाई, ऋषु श्री और तारिणी दास के तरफ से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। संजीव हंस के तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। निगरानी की विशेष अदालत में ये सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद निगरानी की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कल मुमुक्षु चौधरी, उज्जवल कुमार और संतोष कुमार के तरफ से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। पटना सिटी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब पार्टी कर रहे 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से अवैध शराब की बोतल बरामद की है। पुलिस ने सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की। पटना साहिब स्टेशन के समीप एक सामुदायिक भवन में अवैध शराब की पार्टी मनाई जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। वहीं एक अन्य घटनाक्रम में पुलिस टीम ने शराब पीकर ऑटो चलाने के आरोप में ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है। मुझे गुप्त सूचना मिली थी कि पटना सिटी स्टेशन के बगल में एक मॉल है, मॉल के अपोजिट में एक सेलिब्रेशन हॉल या कम्युनिटी हॉल है, जहाँ 3rd फ्लोर पे शराब पार्टी चल रही है। तो सूचना मिलते ही SHO चौक को निर्देशित किया गया, उनके अंडर एक टीम का गठन किया गया और छापेमारी कराई गई, जहाँ सूचना को सही पाया गया और 14 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा ने आज पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभिषेक कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दिया और आगामी उपचुनाव में प्रचंड जीत की शुभकामनाएं दी। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जब अभिषेक कुमार सिन्हा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीर आप देखिए, जहां आपको पूर्व सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे होंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा को बांकीपुर से उम्मीदवार बनाया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। बीजेपी ने जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देकर सियासी हलचल तेज कर दिया है, जिसकी तारीफ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी की है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के जीत की भविष्यवाणी भी कर दी। वहीं संजय झा ने सम्राट चौधरी की भी जमकर तारीफ की। 7 साल के बाद आया हूं तो शायद पटना पहचान में न आए,
इतना पटना का चेंज, इतना बड़ा चेंज ये एनडीए सरकार ने किया, तो निश्चित रूप से जो वहां के वोटर है बहुत बड़े मार्जिन से एनडीए चुनाव जीतेगा। सर ये इस सम्राट चौधरी की सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले, अभी पीएम के भी आने की चर्चा, 100 दिन के सरकार को कैसे देखते हैं? कितना बहुत जबरदस्त, क्योंकि जितना उन्होंने चीजों को सिंप्लीफाई किया है, खास करके इन्वेस्टमेंट को लेकर के, कि यहाँ एक बड़ा चैलेंज इस स्टेट के लिए था, और आज भी मुझे एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है कि एक परसेप्शन जो है लॉ एंड ऑर्डर का, कहीं न कहीं बैकग्राउंड में 1% आप कहीं भी जाइए देश में, तो उस चीज को कंट्रोल कर रखना नीतीश जी की और सम्राट चौधरी जी के लिए भी एक बड़ी जवाबदेही एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए एनडीए लीडर है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा के लिए पूरी ताकत भी झोंक दी है। पार्टी ने चुनाव प्रचार में दिग्गज नेताओं को उतारा है और इस बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एनडीए प्रत्याशी की जीत का दावा भी कर दिया। उन्होंने कहा, एनडीए प्रत्याशी दोगुने वोट से जीत रहे हैं। बहुत अच्छा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने दिया है, और जो हमारा कार्यकर्ता उम्मीदवार है वो 16 साल पुराना कार्यकर्ता है और बहुत अच्छा कार्यकर्ता है। इसके लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हृदय से बधाई देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को। और बांकीपुर इस बार पहले से भी ज़्यादा वोटों से जीतेगा और विपक्ष को हार का मुंह देखना पड़ेगा। बांकीपुर उपचुनाव से पहले जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जनसुराज पार्टी के नेता बिट्टू सिंह ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की है और अब वे बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए को समर्थन देंगे। बता दें कि बिट्टू सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में दीघा से पार्टी के उम्मीदवार थे। एनडीए में जाने का ऐलान करते हुए बिट्टू सिंह ने एनडीए को छोड़ना भूल बताया और जनता से माफी मांगी। चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिए जनसुराज से, वो हमारा भूल था और हम उसके लिए तमाम लोगों से माफ़ी मांगे और आपके माध्यम से भी मांग रहे हैं। और तमाम साथियों के साथ, समर्थकों के साथ आज हम लोग जनसुराज को छोड़कर एनडीए को समर्थन देने का काम कर रहे हैं और पूरे तमाम साथी समर्थक आज से हम लोग बांकीपुर में विजय दिलाने के लिए हम लोग एड़ी चोटी एक करते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। पूर्व राज्यपाल और बीजेपी नेता गंगा प्रसाद के जन्म दिवस पर विधानसभा के विस्तारित भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। सीएम सम्राट चौधरी ने गंगा बाबू से जुड़ी यादें ताजा की और अपनी आंखों से बिहार में बीजेपी का सीएम बनते देखने पर खुश होने का दावा किया। इमरजेंसी आंदोलन के दौरान यातना सहने और दधीची देह दान कार्यक्रम में गंगा बाबू में अहम भूमिका की सराहना की। साथ ही उम्मीद जताई कि बीजेपी की नई पीढ़ी पार्टी को परम वैभव तक पहुंचाएगी। सामाजिक संरचना में रहकर आर्य समाज के लोगों को जोड़कर जो देश था उसको जमीन तक पहुंचाने का काम किया। मैं सर्वप्रथम इनको पूर्ण रूप से ठीक कहा विजय चौधरी जी ने कि कुछ लंबे समय और बढ़ जाए। मैं तो कहूंगा कि अभी 89 वर्ष हुआ है, 189 वर्ष तक हम लोग को आशीर्वाद देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार प्रदेश कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण भी किया। कार्यालय के कर्मियों से उन्होंने बात की और कहा कि हम यहां पर सब कुछ बनवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस मौके पर नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू ने अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने बुधवार को नई प्रदेश कार्यकारिणी और प्रवक्ता टीम की घोषणा कर दी है। जेडीयू ने वरिष्ठ नेता नीरज कुमार को एक बार फिर पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाया और इसके साथ ही कई नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, मुख्यालय प्रभारी और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इसी बीच जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इन सभी को
बधाई दी है। देखिए, एक तरफ सरकार पूर्णिया को सैटेलाइट टाउनशिप बनाने और शहरी विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच बसे अंबेडकर नगर के करीब 1000 लोग आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। सवाल है कि आखिर 50 साल से इन लोगों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही। देखिए कुमार प्रवीण की ये खास रिपोर्ट। पूर्णिया जंक्शन से सटा जिला कृषि कार्यालय के बगल में वार्ड संख्या 39 का अम्बेडकर नगर। ये है एक महादलित टोला। यहाँ बस्ती है करीब 200 परिवारों की 1000 की आबादी। ये लोग यहाँ तकरीबन पिछले 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन आज तक इस बस्ती तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं बन पाई। एकमात्र कच्चा रास्ता तो जरूर है जो कृषि फार्म की जमीन से होकर गुजरता है, लेकिन बरसात आई नहीं कि यही रास्ता दलदल में तब्दील हो जाता है। सर, हमारे लोग के यहाँ मेन समस्या है कि रास्ता नहीं है। हम इसमें 200 घर पब्लिक है, महादलित परिवार से हैं, जो कि महादलित परिवार का एक सामुदायिक भवन भी बना हुआ है, देख सकते हैं आप पीछे। तो इसके द्वारा हम लोगों को रास्ता के लिए कोई विकल्प नहीं निकल रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत सहयोग मांगने का कोशिश किए। हालात को समझने के लिए इन लोगों के बीच जाना जरूरी था। इनसे बेहतर आखिर बयां कौन कर सकता था। ऐसे ही कुछ स्थानीय लोगों से हमारी टीम ने बातचीत की तो इनका दर्द और गुस्सा दोनों फूट पड़ा। एम्बुलेंस यहाँ पहुँचती नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, मरीजों को अस्पताल ले जाना मुश्किल है। इतना ही नहीं, शादी ब्याह में भी लोग आनाकानी करते हैं। मजबूरी में लोग रेलवे ट्रैक पार कर आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन कई हादसे यहाँ हो चुके जिनमें लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 4 लोग जो हैं यहाँ गुजर गए। वो रास्ता गाड़ी घोड़ा आने जाने की जो काफी कठिनाई है, कोई गाड़ी जो है नहीं आता है। हाल फिलहाल में हमारी नतनी की जो तबीयत खराब हुई, हम उसको गोद में उठा करके रेलवे लाइन क्रॉस करके जो हम उस पार ले गए। इतनी समस्या है। स्थानीय लोगों ने एक बार फिर नगर निगम, जिला प्रशासन और सहयोग शिविर में आवेदन देकर सड़क बनाने की मांग उठाई है। महापौर, वार्ड पार्षद और जिला कृषि पदाधिकारी सभी का यही कहना कि सड़क निर्माण के लिए कृषि विभाग से एनओसी मांगी गई है। विभाग को 3 बार पत्र भेजा गया, लेकिन पटना से अब तक कोई मंजूरी नहीं मिली। नतीजा ये कि फाइल आगे ही नहीं बढ़ी और हजारों लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। इसमें कृषि पदाधिकारी का जो जमीन है कृषि विभाग का, कृषि विभाग जब तक एनओसी नहीं देंगे तब तक हम लोग कोई भी योजना से कोई भी फंड से इसको बना नहीं सकते हैं। मतलब नगर निगम से पूरा ओके है, लेकिन जमीन एग्रीकल्चर विभाग का है तो वहाँ से एनओसी चाहिए, जो कि पटना से एनओसी मिलना है। यही समस्या है इनकी। अगर एनओसी मिल जाता है तो उस पे तुरंत उस काम में हाथ भी लग जाएगा, उसका टेंडर। पूर्णिया को आधुनिक शहर बनाने की बात तो की जा रही है, लेकिन शहर के बीच बसे इस महादलित टोले के हजारों लोगों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। सड़क यहाँ बनी नहीं। अब सवाल ये कि आखिर एक एनओसी के इंतजार में कब तक 1000 लोगों की जिंदगी यूं ही कीचड़ और मुश्किलों में फंसी रहेगी। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। खबर आपको खगड़िया से दिखाते हैं, जहां 6ठी क्लास की 5 छात्राएं सजा के दौरान बेहोश हो गई। दरअसल अनुशासन तोड़ने की वजह से उन्हें उठक बैठक करने का आदेश दिया गया था। बच्चों के बेहोश होने की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ जुट गई और शिक्षक के खिलाफ नाराजगी जताई। घटना की जानकारी मिलते ही वीडियो के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्चों का इलाज कराकर घर भेज दिया। शिक्षक के मुताबिक गलती करने पर अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए बच्चों को उठक बैठक करने की सजा दी गई थी। इस दौरान अधिक गर्मी होने की वजह से बच्चियां बेहोश हो गई। नाराज लोगों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरभंगा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। दरभंगा बम विस्फोट मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बम धमाके में घायल मजदूर की मौत हो गई। मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर लोग उतरे हैं। सड़क जाम कर दिया गया है।
दरअसल पतोर थाना क्षेत्र के चंचल नगर में हुए संदिग्ध बम विस्फोट में घायल मजदूर राम बाबू पासवान की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा, घायल मजदूर के बेहतर इलाज और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चंदन पट्टी चौक के पास लहरिया सराय बहेड़ी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि घायल राम बाबू पासवान को पीएमसीएच में भी कोई बेहतर इलाज नहीं मिल सका है, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। चंचल नगर के पास बम विस्फोट हुआ, जिस विस्फोट में निर्दोष मजदूर सब जो अपना काम करने गया था, देहाती मजदूरी करने वाला आदमी था, उसमें एक की तो मृत्यु हो चुकी है, दूसरा भी लटपटाया हुआ है, डीएमसीएच में है। सवाल ये है कि डीएमसीएच गया घायल मजदूर और उसका सही ढंग से इलाज नहीं हुआ, उसको रेफर करके पटना भेज दिया, वहाँ भी इलाज नहीं हुआ और मर गया है। तो ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिहार की और इस सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था, उसके खिलाफ ये परिवार के लोगों का आक्रोश है। एम्स पटना के कार्डियोलॉजी विभाग में 2 दिवसीय मास्टर काइजेन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इस कार्यशाला की सबसे बड़ी खासियत ये कि जापान के प्रसिद्ध इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट युवा हृदय रोग विशेषज्ञों को लाइव केस और अत्याधुनिक सिमुलेशन तकनीक के माध्यम से प्रशिक्षण दे रहे हैं। इससे चिकित्सकों को जटिल हृदय रोगों के इलाज की नवीनतम तकनीकों का अनुभव मिल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से चिकित्सकों को आधुनिक तकनीकों और वैश्विक अनुभवों का लाभ मिलेगा, जिससे बिहार सहित पूरे देश में हृदय रोग उपचार की गुणवत्ता बेहतर होगी। लेकिन अब ऐसी टेक्निक आई है जिससे कि बाइफर्केशन रीजन को भी हम आईवस की मदद से एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट लगा सकते हैं दोनों आर्टरी में बारी बारी से, तो पेशेंट ठीक भी हो जाता है, बाईपास सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ पेशेंट्स को ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स चाहिए होते हैं और इसमें सबकी एक्सपर्टाइज नहीं होती है, तो इसलिए ये वर्कशॉप यहाँ पे की गई है और उसमें जो हमारे यंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको ये प्रोसीजर में महारत हासिल होगी। बाईपास इन केसेस में बहुत साल पहले ही बंद हो चुका है। कई साल से हम लोग बाइफिकेशंस में हम लोग स्टेंट्स ही लगा रहे हैं, अनलेस कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जैसे उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम जमा हुआ हो। लेकिन अभी जो आज हमने किया है डॉक्टर शिमोजी के हेल्प से, वो इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर किया। एम्स का कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट कर रहा है जापान के डॉक्टर शिमोगे के साथ। उससे क्या होगा कि अब कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशंस यहाँ की उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशन का मतलब है कि एंजियोप्लास्टी में कई तरह के स्टेजेस होते हैं। जो ब्लॉकेज होता है कई बार वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होता है, उसको खोलने के लिए कई तरह की नई तकनीक आ गई है। I utilize the IVAS. IVAS is commonly utilized in Japan, but in India maybe prevalence is very low. And IVAS is a device, imaging device that visualizes the sectional view of the coronary vessel.